डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 15वां अध्याय सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और इससे संबंधित उदाहरण हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी जो है वो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 माप है वो कक्षा 10 में कर चुके हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्यक के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद बीच की संख्या देखते हैं। और बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वो बहुलक होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो बहुलक होता है। ये बातें हमने पढ़ रखी है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी ये थोड़ी सी रिवीजन मैं करवा देता हूँ कि यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में भी माध्य और माध्यक ज्ञात करने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2 बल्लेबाजों द्वारा पहले 10 मैचों में बनाए गए रनों पे विचार करते हैं। जैसे बल्लेबाज ए द्वारा जो 10 मैचों में रन बनाए गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बल्लेबाज बी द्वारा जो 10 मैचों में रन बनाए गए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इन दोनों बल्लेबाजों के रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैंने ये दिया है, दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। एक द्वारा बनाए गए रनों का माध्य हमें अलग ज्ञात करना है, बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य अलग ज्ञात करना है। माध्य के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो बल्लेबाज ए का जो है वो माध्य हमारे पास कितना आएगा वो देखो। बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों का माध्य, तो सभी का जोड़ बटे 10 कर देंगे। तो इन सभी का जब जोड़ करेंगे 30, 91, 0, 64, 42, 80, 30, 5, 117 और 71, तो ये आ जाएगा 530। और ये है कितने, 10 मैच हैं बटे 10, तो ये आ जाएगा 53। ऐसे ही बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य, ये कितना हो जाएगा। इनका जोड़, ये आंकड़े भी मैंने इस टाइप के ही लिए हैं कि इनका जोड़ भी 530 आएगा। 530 बटे 10, तो ये भी 53 आया। तो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों का माध्य जो है वो 53 आया, 530 बटे 10। बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य भी 530 बटे 10, 53 आया। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए सबसे पहले इन को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। माध्यक भी बोल देते हैं, माध्यिका भी बोल देते हैं। मैं माध्यक लिख रहा हूं यहाँ पे, या माध्यिका ये बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मीन बोलते हैं, ये मीडियन, और बहुलक को मोड। की गणना के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं ये आरोही क्रम में एक बार लिख देता हूं। बल्लेबाज ए द्वारा जो रन बनाए गए थे उनको हमने आरोही क्रम में ऐसे लिख लिया। अब ये संख्या है 10, तो माध्यक कैसे ज्ञात होगा।
माध्य कैसे ज्ञात होगा? यदि ये सम है, 10 हमारे पास सम संख्या है, तो ये 10/2 वहाँ पद प्लस में 10/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2, तो 10/2 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2, 5वां देखो 1 2 3 4, 5वां पद 42, छठा पद 64/2, और ये हो जाएगा 106, 106/2 53 आ जाएगा। अब बल्लेबाज बी का माध्यक हम निकालेंगे। बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों के लिए माध्य, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे और फिर माध्यक का यही फार्मूला हम लगा देंगे। यहाँ पे जो माध्यक आएगा वो भी ये सम संख्या है, सम संख्या है तो वही 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद यानी 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2, यानी 53 प्लस 53/2, 1 2 3 4, 5वां पद 53 है, छठा पद भी 53 है, 106/2 बराबर 53। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने माध्य ज्ञात करना सीख लिया और माध्य ज्ञात करना सीख लिया, दोनों जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे दोनों मैंने यहाँ पे ज्ञात करने आपको सिखाए हैं। इन दोनों को आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने आपका यहाँ पे रिवीजन करवाया है। अब दोनों बल्लेबाजों ए और बी द्वारा जो बनाए गए रन है उनका माध्य भी 53 आया और माध्यक भी 53 ही आया है। तो हम यहाँ पे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों बल्लेबाजों में प्रदर्शन जो है वो किसका अच्छा है। हमें एक नज़र में देखने पे तो ये लग रहा है कि दोनों बल्लेबाजों द्वारा जो प्रदर्शन किया है वो बराबर किया हुआ है, लेकिन ये देखो बल्लेबाज एक बार तो 0 पे ही आउट हो गया और एक बार 117 रन भी उसने बनाए हैं। तो इनके स्कोरों को हम एक नंबर लाइन पे लेके आते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि किस बल्लेबाज का प्रदर्शन जो है वो अच्छा है। अब बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए जो रन है उनको हम संख्या रेखा पर ले आए। जैसे ये बल्लेबाज एक था, एक बार तो ये 0 पे आउट हो गया, फिर इसने 5 रन बनाए, फिर 30 रन 2 बार बनाए हैं, फिर 42 रन बनाए। इस तरह से ये मैंने बिंदु लगा दिए बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए और बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों। अब हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पे जो बिंदु है वो बिखरे हुए हैं और यहाँ जो बिंदु है वो देखो सारे के सारे इकट्ठे हैं, और यहाँ जो बिंदु है वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। तो अब प्रदर्शन जो है, जो बिंदु कम बिखरे हुए हैं उसका अच्छा माना जाता है और इसे बोलते हैं प्रकीर्ण का माप, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बेटर प्रदर्शन है वो किसका है, वो बल्लेबाज बी का है। तो ये एक और जो है हम कर चुके हैं परिसर। जैसे माध्य किया हमने पहले, माध्य किया, बहुलक किया और परिसर भी हम कर चुके हैं। तो परिसर से भी हमारा अंदाजा लग जाता है, जिसका परिसर कम होगा उसका प्रदर्शन अच्छा माना जाएगा। परिसर होता है सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटाया जाता है। परिसर, परिसर क्या होता है? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे बल्लेबाज ए के लिए देखो, बल्लेबाज ए के लिए परिसर, उसने सबसे ज्यादा अंक बनाए थे 117,
और सबसे कम रन बनाए 0, तो यहाँ प्रेशर 117 आया। अब बल्लेबाज ए के लिए प्रेशर है सबसे अधिक रन 117 बनाए इसने और सबसे कम जो है वो 0 रन बनाए हैं, तो प्रेशर हो जाएगा 117 माइनस 0 117। बल्लेबाज बी के लिए प्रेशर है सबसे अधिक रन बनाए 60 और सबसे कम रन बनाए हैं वो 46 बनाए हैं और अंतर है वो 14 का, तो प्रेशर 14 आया। जिसका प्रेशर कम होगा उसका प्रदर्शन बेटर माना जाएगा। तो मैंने प्रदर्शन बेटर आपको सिखाने के लिए कि किसका प्रदर्शन अच्छा है, एक नंबर लाइन पे सिखाया यानी संख्या रेखा पे सिखाया, दूसरा प्रेशर से सिखाया है। तो माध्य और माध्यक से कई बार हमें नहीं पता चलता कि किस बल्लेबाज का या किस कैंडिडेट का प्रदर्शन अच्छा है, तो इसके लिए हम नंबर लाइन या प्रेशर का प्रयोग करते हैं। अब प्रकीर्णन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण माप होते हैं। एक पहला होता प्रेशर, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। दूसरा चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन और चौथा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिर्फ चतुर्थ विचलन को छोड़ के बाकी प्रेशर, माध्य विचलन और मानक विचलन यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रेशर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर से क्या अंदाजा लगता है कि कोई भी दो कैंडिडेट हैं या कोई दो टीम है तो उसमें किसका प्रदर्शन अच्छा है, इसका हमें एक रफली आइडिया लग जाता है कि किसका प्रदर्शन अच्छा है। तो इससे बेटर हम पता लगाने के लिए माध्य विचलन और मानक विचलन का प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम माध्य विचलन और मानक विचलन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं माध्य विचलन। प्रेक्षण x का स्थिर मान a से अंतर x माइनस a प्रेक्षण x का a से विचलन कहलाता है। तो सबसे पहले हमने विचलन की डेफिनेशन दी है कि कोई भी प्रेक्षण s का स्थिर मान a से अंतर x माइनस a प्रेक्षण x का a से विचलन कहलाएगा। विचलन यानी कि उनका अंतर, यानी x का a से अंतर x माइनस a है वो प्रेक्षण s का a से विचलन कहलाएगा। और माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो ये होगा a से विचलनों के निरपेक्ष मान का योग। निरपेक्ष मान का मतलब कई बार जो है विचलन माइनस में भी आएगा तो उसको हम प्लस का कर देंगे बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये फार्मूला जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना है कि a से विचलनों के निरपेक्ष मान का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या जो है वो माध्य विचलन कहलाती है। माध्य और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का उपयोग किया जाता है। जब भी आपको माध्य विचलन का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि माध्य के सापेक्ष आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है या माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं अब एग्जाम्पल लेता हूँ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन के लिए हम जो फार्मूला लगाने वाले हैं वो है कि माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन बराबर xi माइनस a का निरपेक्ष मान उन सभी का जोड़ बटे n। तो अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और उससे ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर मैंने फार्मूला बताया वो भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे उदाहरण नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो माध्य विचलन है वो एक तो माध्य के सापेक्ष निकाल सकते हैं हम और एक माध्यक के सापेक्ष हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है तो दिए गए आंकड़ों का पहले माध्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अगर माध्यक के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है तो दिए गए आंकड़ों का माध्यक हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ उदाहरण नंबर 1 में हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे और
उदाहरण नंबर 2 में माध्यक के सापेक्ष हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस में दोनों ही उदाहरण लेके यहाँ पे करवाऊंगा। तो पहले माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो यदि माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना है तो दिए गए आंकड़ों का हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी x बार आप इसको कह सकते हो। आंकड़ों का योग ऐसे हो जाएगा 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 और नीचे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका जोड़ जो है वो आ जाएगा आपके पास 72 बटे 8, x बार आ जाएगा 9। अब एक सारणी बनानी है आपको xi ऐसे करके। xi के नीचे ये सारे लिख देंगे हम 6 7 10 12 13 4 8 और 12। ये xi हमने लिख दिया। इसके बाद आपको जो दूसरा कॉलम बनाना है वो x बार का बनाना है। यदि माध्यक है तो यहाँ माध्यक के लिए हम x बार का प्रयोग कर लेंगे, माध्य है तो माध्य के लिए x बार का प्रयोग कर लेंगे। और x बार का मान है हमारे पास 9, तो हर एक की सीध में हम 9 लिख देंगे। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आप ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे xi माइनस x बार कि इसमें से ये घटाना है। 6 में से 9 जाएगा -3, 7 में से 9 जाएगा -2, 10 में से 9 जाएगा 1, 12 में से 9 घटेगा 3, 13 में से 9 घटेगा 4, 4 में से 9 घटेगा -5, 8 में से 9 घटेगा -1 और 12 में से 9 घटेगा तो 3 आएगा। ये आपको तीसरा कॉलम बनाना है। अब चौथा कॉलम जो है xi माइनस x बार और इसका निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का अर्थ ये होता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस की है तो भी प्लस की कर देंगे और प्लस की वैल्यू है तो भी प्लस की ही रहेगी। तो -3 का निरपेक्ष मान 3, -2 का 2, ये 1, 3, 4, 5, 1 और 3। अब ये आया। अब यहाँ पे xi माइनस x बार के जो निरपेक्ष मान है उसका हमें जोड़ करना है। क्यों जोड़ करना है? क्योंकि फार्मूले में हम यूज करेंगे इसे। 3 और 2 5, 1 6 और 3 9 और 4 13, 5 18, 1 19 और 3 ये आ जाएगा 22। जो निरपेक्ष मान है xi माइनस x बार का उसका हमें जोड़ करना है। अब माध्य विचलन के लिए फार्मूला है माध्य विचलन, यानी मीन डेविएशन के लिए फार्मूला है सिग्मा xi माइनस x बार का निरपेक्ष मान का जोड़ और बटे n, यानी आंकड़ों की संख्या। तो ये जोड़ जो है हमारे पास है 22 आया और n का मान हमारे पास 8 है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 8। तो ये आ जाएगा 8। तो 8 तो नहीं 16, बच जाएगा 6 और 8 7 56, 8 5 40, 2.75 आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, जो कि माध्य विचलन ज्ञात करना था और माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमने माध्य ज्ञात किया, फिर xi माइनस x बार हमने ज्ञात किया और फिर उसका निरपेक्ष मान का जोड़ और इस फार्मूले में हमने भर दिया। अब उदाहरण नंबर 2 हम आगे करेंगे। अब आगे उदाहरण नंबर 2 है। ये एक बार फिर आपकी प्रैक्टिस हो रही है उदाहरण नंबर 1 की ही, कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है। सेम टू सेम जैसे एग्जाम्पल
1 में हमने किया, ये एग्जाम्पल 1 की ही दोबारा प्रैक्टिस है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य यानी कि x बार हम ज्ञात करेंगे। x बार होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब माध्य हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी का योग किया बटे इनकी संख्या, इनका जोड़ करोगे तो आ जाएगा 200 बटे 20 और 200 बटे 20 का मतलब 10। तो माध्य हमारे पास आया 10। अब यहाँ पे एक्स आई हम लिखते हैं, यूँ लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम बना लो चाहे रो बना लो। ये हो जाएगा 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 3, 16, 11, 3, 1, 0 और 5। अब दूसरे जो रो है उसमें एक्स आई बार हम लिख लेते हैं, और एक्स आई बार कितना है हमारे पास 10 है। सबके नीचे 10 10 लिख लो। ये एक बार ही आपको लिखना है कॉलम के रूप में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये 10 10 लिखते जाएंगे, सभी के नीचे 10 10 आ गया। अब थर्ड स्टेप जो होता है वो एक्स आई माइनस एक्स बार का होता है। तो 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेगा, और 3 में से 10 जाएंगे -7, ये 8, 7, -6, -1, 7, 9, 10, 5, -2, 7, ये घटा घटा के लिख रहा हूँ ऊपर से नीचे, -8, -7, 16 में से 10 जाएंगे 6, 1, -7, -9, -10, -5। आपको अगर यूँ अच्छा ना लगता हो तो एक बार इनको ऐसे कर सकते हो ताकि आपको ये अलग अलग महसूस हो जाए। आप इस टाइप से अलग अलग इनको कर सकते हो। ये अलग अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो एक्स आई माइनस बार की निरपेक्ष मान। अगर माइनस है तो भी इसको प्लस कर लेंगे। 7, 8, 7, 6, 1, 7, 9, 10, 5, 2, 7, 8, 7, 6, 1, 7, 9, 10 और 5। तो ये आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इस लाइन का जोड़ करेंगे हम, तो इस लाइन का जोड़ जो आएगा वो 124 आ जाएगा कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अगर आप करोगे तो उसका निरपेक्ष मान, तो ये आ जाएगा 124। अब माध्य विचलन, ये इसमें 20 वैल्यू थी। अगर मैं इसको यूं कॉलम के हिसाब से लेता तो इस पेज पे शायद आना मुश्किल हो जाती, तो इसलिए मैंने ये रो के रूप में लिख ली। तो आप इसको रो के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक्स आई के मान हो, एक्स बार के मान हो, एक्स आई माइनस एक्स बार के मान हो, एक्स आई माइनस एक्स बार का निरपेक्ष मान हो। अब माध्य विचलन का फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का निरपेक्ष मान बटे एन। ये 124 है बटे 20। तो ये कितना हो जाएगा 124 बटे 20 अगर हम करें तो 20 छिके 120 और 20 दूनी 40, 6.2 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से माध्य विचलन हमने ज्ञात किया माध्य के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमने माध्य ज्ञात किया, फिर एक्स आई का मान लिखा, एक्स आई बार का लिखा, एक्स आई माइनस एक्स बार हमने ज्ञात किया ऊपर वाले में से नीचे घटा के,
फिर निरपेक्ष मान ज्ञात किया, अगर प्लस की है तो प्लस, माइनस की है तो भी हमने प्लस, फिर माध्य विचलन का फार्मूला लगाया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे उदाहरण नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े हमें दे रखे हैं, तो जब भी माध्यिका के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले माध्यिका हम ज्ञात करेंगे, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ आरोही क्रम में लिख लिया। अब आंकड़े गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो माध्यिका जो होगी, माध्यिका m जो है वो हो जाएगी 11 + 1, अगर ये विषम है तो बटे 2वां पद, यानी 12/2 6वां पद। और 6वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 9 आ जाएगा। 6वां पद हमारे पास 9, तो माध्यिका यहाँ पे 9 है। तो अब उसी टाइप से हम लिख लेंगे, xi लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे उसमें रो में m लिख लेंगे, तीसरे में xi माइनस m, और चौथे में xi माइनस m का निरपेक्ष मान, ये लिख देंगे। तो ये हम लिख लेते हैं, शुरू में लाइन लगा लें ताकि आंकड़ों में हमारी गलती ना हो। तो ये हो जाएगा 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 और 21। ये लाइन भी लगा लो साथ के साथ, ताकि गलती होने के चांस हमारे पास रहे ही ना। आप इनको कॉलम के हिसाब से भी बना सकते हो, जैसे मैं रो के हिसाब से बना रहा हूँ, रो के हिसाब से भी बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी बना लो। और माध्यिका 9 आई है, तो माध्यिका का मान हम 9 यहाँ हर जगह लिख देंगे। अब ये 3 में से 9 जाएगा, -6 0 -4 -6 3 1 9 -5 -2 10, और ये आ जाएगा 12। निरपेक्ष मान में माइनस हो चाहे प्लस हो, सारे प्लस के हो जाएंगे। 6 0 4 6 3 1 9 5 2 10 और 12। अब इसका अगर योग करोगे तो योग जो है वो कितना आएगा, 6 4 10 6 16 3 19 20 9 29 5 34 तो 36 10 46 और 12 58 आ जाएगा योग। कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 58। अब माध्य विचलन के लिए फार्मूला है, यानी मीन डेविएशन के लिए फार्मूला सिग्मा xi माइनस माध्यिका का निरपेक्ष मान बटे n, यानी 58 बटे टोटल हमारे पास 11 पद है, 11, तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 7 77, 5.27 आ जाएगा माध्य विचलन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन किस तरह से ज्ञात करते हैं, माध्य विचलन की लघु विधि के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित उदाहरण हम हल करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।